प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को नमन, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में स्नातकोत्तर पूर्वार्ध रसायन शास्त्र सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जुड़ी हुई श्रृंखला अभिक्रियाओं की गतिकी का अध्ययन करना, श्रृंखला अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना। उक्त विषय स्नातकोत्तर पूर्वार्ध सेमेस्टर प्रथम से लिया गया है। इकाई तृतीय से प्रश्न पत्र तृतीय भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है, रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जुड़ी हुई श्रृंखला अभिक्रियाओं की गतिकी का प्रारंभ करने से पूर्व संक्षिप्त में इसी हाइड्रोजन और ब्रोमीन से जुड़ी हुई श्रृंखला अभिक्रिया से जुड़े हुए दो प्रमुख सिद्धांत, जिसमें संगतवाद एवं इसी से जुड़े हुए सक्रिय संकुल सिद्धांत, जो वेग नियम या वेग समीकरण को सुपरिभाषित करने में अपना अहम किरदार निभाते हैं। इससे जुड़े हुए सबसे पहले सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में, जिसको एक अन्य नाम संक्रमण अवस्था सिद्धांत अथवा अभिक्रिया निरपेक्ष दर सिद्धांत भी कहा जाता है। सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में संक्षिप्त में उससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं पर मैं पुनः उनको दोहरा देना चाहता हूँ। संक्षिप्त में उन प्रमुख बिंदुओं को आज फिर से विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें सक्रिय संकुल सिद्धांत मुख्य रूप से पॉलिनी, इवांस, आयरिंग नामक वैज्ञानिकों ने सुप्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जो प्रारंभिक अवस्था में अणुओं की जो अवस्थाएं होती है सामान्य अवस्था कहलाती है। जब उन किसी भी रासायनिक तंत्र में कोई भी दो प्रकार के अणु ए और बी को जब लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी अवस्था सामान्य अवस्था वाली होती है। उन अणुओं को जो तापमान प्रदान करने पर अथवा ऊष्मा प्रदान करने पर ये अणु सक्रिय हो जाते हैं, और ये अणु सक्रिय होने के उपरांत जब आपस में टकराते हैं, टक्कर के पश्चात एक मध्यवर्ती प्रजाति का निर्माण करते हैं, जिसको सक्रिय संकुल कहा जाता है। संपूर्ण उत्पादों का निर्माण, क्रियाफलों का निर्माण इसी सक्रिय संकुल मध्यवर्ती संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है। आइए सबसे पहले सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर जो मध्यवर्ती स्पीशीज सक्रिय संकुल है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख अभिलक्षण गुणों और बिंदुओं के बारे में हम पहले विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सक्रिय संकुल के अभिलक्षण गुणों को जब कोई भी स्थित ऊर्जा अथवा जब किसी अभिक्रिया निर्देशांकों के मध्य जब कोई भी आरेख खींचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सक्रिय संकुल की जो स्थिति होती है उसको कुछ इस तरह से प्रमुख बिंदुओं के आधार पर वर्णित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। पहले वाले अभिलक्षण गुणों में इसकी सक्रिय संकुल की जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा क्रियाकारकों क्रियाफलों से अधिक होती है। अगले वाले अभिलक्षण गुणों में सक्रिय संकुल जो है इसको ये संक्रमण अवस्था में बनता है। अगले वाले अभिलक्षण गुणों में कुछ इस तरह से हम बताते हैं इसमें अगले वाला बिंदु कि क्रियाकारकों एवं सक्रिय संकुल की ऊर्जा के मध्य का जो अंतर होता है, इसको एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसको सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है और इसको ईए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा सक्रिय अणुओं और उत्पादों क्रियाफलों की मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है एक अन्य प्रकार की ऊष्मा को दर्शाता है। इसको एंथैल्पी कहा जाता है और इसको डेल एच के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ ही अन्य प्रमुख अभिलक्षण गुणों में सक्रिय संकुल एक कंपन की एक ही प्रकार की जो है कंपन की कोटि स्वतंत्र कोटि से जुड़ी हुई होती है। अन्य प्रमुख अभिग्रहितों में सक्रिय अणु और इसके अलावा क्रियाफलों के मध्य एक प्रमुख साम्य स्थापित होता है, जिसको रासायनिक साम्य कहा जाता है। और इससे जुड़ा हुआ पहला वाला जो स्थिरांक होता है साम्य स्थिरांक, जिसको के स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अन्य प्रमुख अभिग्रहितों में सक्रिय संकुल की सांद्रता को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में वृत्त कोष्ठक के रूप में और तारांकित भाग के द्वारा दर्शाया जाता है। अन्य स्थिरांक, जिसको द्वितीय कोटि वेग स्थिरांक कहा जाता है, उस कोटि की उपस्थिति में अंत में ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ यही सक्रिय संकुल अंत में उत्पादों के क्रियाफलों का निर्माण करता है।
सक्रिय संकुल वो मध्यवर्ती प्रजाति होती है, वो मध्यवर्ती स्पीसीज होती है जिसमें आंशिक बंध, एक बंध जो होता है आंशिक बंध टूटने की स्थिति में होता है, दूसरा आंशिक बंध जो है बनने की स्थिति में होता है। ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और अंत में सक्रिय संकुल ऊष्मा को, ऊर्जा को उत्सर्जित करता हुआ अंत में उत्पादों का निर्माण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब बारी आती है सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस तरह से परिकलित किया जाता है। सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया का जो वेग परिकलित किया जाता है, वेग का परिकलन दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। पहला वाला जो कारक है सक्रिय संकुल की सक्रिय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित सांद्रता, जिसको तारांकित भाग के द्वारा श्याम पट्ट पर दर्शाया गया है। इसको जब सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति, जिसको न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जब दोनों कारकों को, दोनों प्रमुख बिंदुओं को, राशियों को जब गुणा किया जाता है, ऐसी स्थिति में सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर हमें यथार्थ रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले ये सक्रिय संकुल जो सिद्धांत, सक्रिय संकुल की जो सांद्रता उसको किस तरह से परिकलित किया जाता है, इसके लिए इसके मूलभूत समीकरण में हमें जाना होगा। पिछले वाले समीकरण में जाना होगा जहाँ पर सक्रिय अणु आपस में क्रिया करके सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं, बीच में एक मध्यवर्ती साम्य स्थिरांक का निर्माण करते हैं। वहीं से हम इसको पहले वाले बिंदु से उठाते हैं और उठाने के उपरांत आप देखेंगे सक्रियत संकुल की सांद्रता, जिसको सक्रिय द्रव्यमान के रूप में तारांकित भाग के द्वारा दर्शाया गया है। ए बी स्टार का मान जो है पहला वाला जो स्थिरांक है, जिसको साम्य स्थिरांक के स्टार कहा जाता है, इसके ए और बी जो यहाँ पर अलग अलग तरह से पृथक तरीके से ए और बी के सक्रिय द्रव्यमान के रूप में सांद्रता के मान को दर्शाता है। इसको समीकरण नंबर 5 के द्वारा दर्शाया जाता है। पूर्व की जो समीकरण है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, मान को परिकलित किया जाता है, उसको समीकरण नंबर 3 के द्वारा दर्शाया जाता है। एक महत्वपूर्ण समीकरण नंबर 9 हमने विगत रासायनिक गतिकी सक्रिय संकुल सिद्धांत से जुड़े हुए उस पिछले वाले वीडियो पर आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें 3 प्रकार के वेग स्थिरांकों से सजी हुई एक महत्वपूर्ण हमें जो है एक अतुल्य समीकरण हमने व्युत्पन्न की थी, जिसमें 3 वेग स्थिरांकों से सजी हुई वो समीकरण हमारे पास में समीकरण नंबर 9 है। पहला वाला जो वेग स्थिरांक है वो K2 है, जिसको द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास में एक K स्टार है, ये एक द्वितीय प्रकार का स्थिरांक होता है जिसको साम्य स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। और एक तीसरे प्रकार का एक और भी वेग स्थिरांक है जिसको बोल्ट्जमान स्थिरांक कहा जाता है। जब किसी भी आदर्श गैस स्थिरांक R में जब अवगाद्रो संख्या का भाग दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसको बोल्ट्जमान स्थिरांक के द्वारा जाना जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों समीकरण नंबर 9 जो है एक 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की एक विशिष्ट वेग स्थिरांक से जो है सजी हुई हमें जो है एक वेग स्थिरांक, एक समीकरण, हमने समीकरण नंबर 9 को उत्पन्न किया था। अब बारी आती है हमारे पास समीकरण नंबर 12 की। समीकरण नंबर 12 में हमें ये दर्शाया गया है कि डेल जी स्टार जो होता है, ये डेल जी स्टार जो होते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान जो है साम्य स्थिरांक के स्टार से किस प्रकार से संबंधितता दर्शाता है, किस प्रकार से इसका रिलेशन इससे जुड़ता है। तो इसको अब मैं और पीछे स्नातकोत्तर द्वितीय भौतिक रसायन विषय इकाई तृतीय पे रासायनिक साम्य में जाना होगा, जहाँ पर गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी स्टार का संबंध साम्य स्थिरांक के स्टार के इस समीकरण नंबर 12 के द्वारा दिया जाता है। और इस समीकरण नंबर 12 के द्वारा हमने इसको साम्य, इस गिब्स मुक्त ऊर्जा का साम्य स्थिरांक से प्रदर्शित करने के पश्चात अब बारी आती है हमारे पास में समीकरण नंबर 13 में, जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल जी स्टार का एंथैल्पी डेल एच स्टार और डी डेल एच स्टार से किस प्रकार से संबंध जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर तारांकित भाग जितने भी हैं, यहाँ पर देखिए डेल जी स्टार तारांकित भाग है जो गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान को दर्शाता है, यहाँ पर डेल एच स्टार है एंथैल्पी के मान को दर्शाता है, और यहाँ पर देखेंगे डेल एच स्टार जो सक्रिय एंट्रोपी के मान को दर्शाता है। तारांकित भाग तमाम ये ऊष्मागतिक जो राशियाँ होती है, इन तमाम ऊष्मागतिक राशियों को सक्रिय संकुल के लिए तारांकित भाग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार से समीकरण नंबर 13 का मान समीकरण नंबर 12 में हम प्रतिस्थापित करते हैं। और प्रतिस्थापित करने के उपरांत प्रिय विद्यार्थियों हमें इस सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर हमें एक महत्वपूर्ण समीकरण हमें परिकलित की जाती है। इसके तदुपरांत इसमें लघु गुणक की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ई आधारी के रूप में लघु गुणक की जो प्रक्रिया को संपन्न करवाई जाती है, 10 आधारी के रूप में संपन्न करवाई जाती है। इस प्रकार से अंत में हल करने के पश्चात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि
हमें सक्रिय संकुल सिद्धांत के आधार पर विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो के आधार पर एक महत्वपूर्ण समीकरण प्राप्त होती है, जिसमें वेग नियतांक के 2 का सीधा संबंध ऊष्मागतिकी पहलू, जिसमें डेल जी स्टार, डेल एच स्टार, डेल एस स्टार के रूप में हमें आवश्यक व्यंजक वेग नियतांक का मान परिकलित करने में हमें सक्रिय संकुल सिद्धांत देता है। और ये वो महत्वपूर्ण समीकरण होती है जिसके आधार पर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों, वेग स्थिरांक k2 का अन्य ऊष्मागतिकी पहलुओं के मध्य क्या प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है, उक्त समीकरण हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब बारी आती है सक्रिय संकुल सिद्धांत और संगतवाद सिद्धांत से तुलना करना। सक्रिय संकुल सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं, अभिगृहितों, आवश्यक समीकरणों, व्यंजकों जो हमने उत्पन्न किया था, थोड़ा इसकी तुलना जो है संगतवाद के आधार पर भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थी, संगतवाद को संक्षिप्त में मैं कुछ इस तरह से जो है इसको जो सुपरिभाषित करना चाहूँगा। संगतवाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग का परिकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में 2 प्रमुख कारकों को समावेशित किया जाता है, शामिल किया जाता है। पल वाला जो हमारे पास में जो पल वाला जो कारक है वो ZAB है, जिसको टक्कर गुणांक कहा जाता है, टक्करों का कारक कहा जाता है, और जिसको ZAB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी जो परिभाषा कुछ इस तरह से दी जाती है, किसी भी रासायनिक तंत्र में प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड टकराने वाले सक्रिय अणुओं की संख्या, टक्करों का गुणांक संगत कारक ZAB कहलाता है। यह इसको ZAB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जब गुणज रासायनिक अभिक्रिया वेग का मान जब परिकलित किया जाता है, तो इसका जब गुणक जो है आप देखेंगे, ये भी संगतवाद टक्करों का सिद्धांत हमें बताता है कि कोई भी जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में टकराते हैं, टकराने के उपरांत आप देखेंगे सक्रिय अणु जो किस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसको मैं कुछ एक दृष्टा इस तरह से प्रदर्शित करता हूं 2 डस्टर के माध्यम से। माना कि एक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, मेरे हाथ में जो डस्टर है, ये पीला रंग का जो डस्टर है, इसको मैंने ए अणु का कहा है, और दूसरा मेरे पास में हरे रंग का जो डस्टर है, इसको बी अणु का रूप में मैंने संज्ञा दी है। संगतवाद ये बताना चाहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब 2 क्रियाकारी अणुओं का सतह का क्षेत्रफल, उसको भी जो है आप समावेशित करें, उसको भी जो है प्रभावी माने, उसको भी शामिल किया जाए। ऐसी स्थिति में सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, प्रभावी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। जिस तरह से ऐसी स्थिति में दोनों जो डस्टर, जिसको मैंने क्रियाकारक ए और बी के रूप में परिकल्पना की है, संज्ञा दी है, ऐसी स्थिति में ये वो स्थिति होती है। इस स्थिति में आप देखें ऊर्ध्वाधर वाली इस स्थिति में दोनों टकराने वाले अणुओं की संख्या का मान, सक्रिय भाग का मान अत्यधिक होगा। और इस आप देखें प्रिय विद्यार्थियों, गणितीय रूप में इस सक्रिय सतह के क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पर किया है, सतह के क्षेत्रफल को, सक्रिय सतह के क्षेत्रफल को E⁻E/RT जो आर्य समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस सक्रिय सतह के क्षेत्रफल को E⁻E/RT आर्य समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार से E⁻E/RT को प्रिय विद्यार्थियों जब ZAB संगत कारक से गुणा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें यथार्थ अभिक्रिया का वेग प्राप्त होता है संगतवाद के आधार पर। लेकिन संगतवाद में प्रिय विद्यार्थियों कुछ कमियां थी। वो केमिया संगतवाद की जो है कुछ इस तरह से थी कि ये वाला जो सिद्धांत है संगतवाद वाला, ये सामान्य द्विपरमाणु गैसीय प्रकृति के अणु है। जैसे हाइड्रोजन आयोडीन की अभिक्रिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया है, ये भी तमाम सरल द्विपरमाणु गैसीय प्रकृति की अभिक्रिया है। जिन इन तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं में जब हम सैद्धांतिक, प्रायोगिक और आप देखेंगे आलेखीय वेग नियतांकों का मान परिकलित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तमाम मान जो होते हैं वेग नियतांक हो गए, जिनको हमने सैद्धांतिक रूप में, प्रायोगिक रूप में, गणितीय रूप में परिकलित किया है, तो संगतवाद के आधार पर इन सरल द्विपरमाणु की गैसीय अणुओं के लिए इनके मान समान प्रेक्षित किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी जटिल प्रकृति के रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञात होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे एथिलीन का बहुलीकरण है, 1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण है। तो इन तमाम रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए दिन में 3 प्रकार की स्वतंत्रता एक तरह से पाई जाती है, स्थानांतरण की, घूर्णन की, कंपन की। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए प्रिय विद्यार्थियों जब सैद्धांतिक, प्रायोगिक, गणितीय, आलेखीय
वेग नियतांकों का मान परिकलित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह मान भिन्नता दर्शाते हैं और हमें एक नए संशोधित संकटवाद की आवश्यकता हुई, जिसमें हमने प्रायिकता गुणांक पी को समावेशित किया था और इस समावेशित किया था, इसी को संशोधित संकटवाद कहा जाता है। अब बारी आती है आज के हाइड्रोजन ब्रोमीन से जुड़ी हुई श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने की। हाइड्रोजन ब्रोमीन से जुड़ी हुई श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। श्याम पट्ट पर श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है, इससे जुड़े हुए कुछ परिचय के रूप में, परिभाषा के रूप में, प्रमुख बिंदुओं के रूप में श्याम पट्ट पर मैंने श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हाइड्रोजन ब्रोमीन जब श्रृंखला अभिक्रिया, ये विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसमें मध्यवर्ती जो है प्रजाति के रूप में अस्थायी रूप से जो है इसमें अस्थायी रूप से मुक्त मूलक बनते हैं, परमाणु बनते हैं, ये आपस में क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करवाते हैं और एक स्वतः दोहराने वाले अनेक पद जो है रासायनिक अभिक्रिया में जन्म देते हैं, उनको पैदा करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया, श्रृंखला रासायनिक अभिक्रिया जो है आप देखेंगे बोर्डेन, सबसे पहले बोर्डेनस्टीन ने, फ्रैंक ने, राइस ने, हर्ट्ज़फील्ड ने 1892 से 1934 में प्रतिपादित किया था और फिर बाद में जाके क्रिश्चियन और क्रेमर्स, ये वे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से एकाणुक अभिक्रियाओं के लिए इन श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा की। श्रृंखला अभिक्रियाओं के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण जो अभिगृहित कुछ इस तरह से, इन अभिक्रियाओं में आप देखेंगे श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले, श्रृंखला को सतत रखने वाले और श्रृंखला को समापन करने वाले पद इन श्रृंखला अभिक्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा प्रायिकता गुणांक का मान श्रृंखला अभिक्रियाओं में हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। श्रृंखला अभिक्रियाओं से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख अभिगृहितों को आने वाले व्याख्यान में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आभार, नमस्कार।